किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जिया कि आप सगला जानो के हर बार आप अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हो, भी आज भी आप एक नयो विषय लेकर हाजिर होया हाँ आपके सामने। आज आप बात करांगा जन आधार की आवश्यकता और उपयोगिता पर कि वो काई है, की तरीके को एक पहचान है एक व्यक्ति को अपने राजस्थान की जो जनसंख्या है वहाँ के लिए की तरीके से काम आ रही है, इस सब पर आप जानकारी आज आप लेवांगा। और ये विषय पर जानकारी देने के लिए अपने साथ पधारा है श्री सीताराम स्वरूप जी। आप संयुक्त निदेशक एवं राज्य प्रभारी हैं जन आधार योजना राजस्थान का। बहुत बहुत स्वागत है आपको सीताराम स्वरूप जी। नमस्कार मेरा भी सभी दर्शकों को। बिल्कुल, तो सबसे पहला तो जी योजना है जन आधार योजना काई है, इक बारे में आप जानांगा और एक आवश्यकता क्यों पड़ी और एक उपयोगिता कहीं कहीं है, इस आप बातचीत करांगा जी। तो जनाधार योजना बेसिकली एक इस तरह की ई गवर्नेंस योजना है जो केवल सरकार के लिए उपयोग के लिए नहीं है, ये सभी आमजन के लिए भी उपयोग के लिए है। क्या होता है, जब सरकार का जो काम होता है वो बेसिकली लोगों को लाभ पहुंचाने का, सेवा प्रदायगी का है, और जो भी वंचित वर्ग है या फिर एक विशेष वर्ग जो भी होते हैं, चाहे आप उनको बीपीएल कह दें या फिर विशेष सामाजिक कैटेगरी श्रेणी जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए विशेष रूप से जो लोग मुख्य धारा से थोड़ा रह गए हैं और विकास की मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए और सरकारें हमेशा प्रयास करती हैं। तो ई गवर्नेंस की ये इस तरह की जनाधार एक योजना है जिसमें गवर्नेंस जो है वो पूरी तरह से पब्लिक के लिए, आम जन की भलाई के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले आप ध्यान देंगे, देखिए कि शुरुआती दौर में जब ये सेवा प्रदायगी जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके लिए की जाती है, उसमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो आता है कि भाई किसको दिया जाए। तो एक पात्रता निर्णय की जाती है उस विभाग द्वारा
जैसे कि मान लो छात्रवृत्ति देनी है तो छात्रवृत्ति किन को देनी है, पेंशन देनी है तो पेंशन किन किन को देनी है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं जो मंजूर होनी चाहिए, उनके लिए हर एक आम आदमी को जो भी उसके पात्र लाभार्थी हैं उनको पात्रता के लिए ढेर सारे दस्तावेज देने पड़ते हैं कि भाई मैं पात्र हूँ, कहीं ना कहीं उनको आवेदन करना पड़ता है। अब आवेदन करते टाइम दस्तावेज इतने सारे हो जाते हैं एक साथ में कि आप उनको जब लेकर के पहुंचते हैं तो कई चीज़ें कम पड़ जाती हैं, तो कुछ दस्तावेज आपको तुरंत बनवाने पड़ते हैं। और बनाने वाले उन दस्तावेज चाहे वो पहचान के हों, पते के हों या आपकी पात्रता ये करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हों, उसके लिए डिफरेंट अलग अलग आपको अधिकारियों के पास जाना है, हर एक जगह जगह जा कर के प्रमाण पत्र लेने हैं आपको, फिर जा कर के वो आपको एप्लीकेशन में देने पड़ते हैं, आवेदन के साथ में जोड़ने पड़ते हैं। तो जनाधार एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसमें कि एक साथ ही ऐसे लाभार्थियों के सारे दस्तावेज हों, सारे पहचान के, सारे पते के और पात्रता सिद्ध करने के लिए सारे के सारे दस्तावेज एक साथ ही एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं, ताकि कोई भी विभाग किसी भी प्रकार की योजना उस तरह के पात्र लोगों के लिए निकाले तो वो हमारे जो जनाधार का डेटाबेस है उसी से ही वो सूचनाएं ले ले। यानी कि जो भी पात्र लाभार्थी है वो केवल जनाधार का नंबर मात्र अगर बता दे तो फिर वो उसको अपने आप ही लाभ शुरू हो जाएं। इस तरह की ये ई गवर्नेंस योजनाएं जो होती हैं इनका ये शुरुआत यहाँ से होती है। तो जनाधार बेसिकली जो है वो एक परिवार की पहचान है, परिवार की पहचान है जिसमें कि महिला को मुखिया बनाया गया है और बाकी जो सदस्य हैं परिवार के उनको जोड़ा गया है। तो परिवार का एक आईडी दी गई है, परिवार की पहचान संख्या एक दी गई है और जो मेंबर्स हैं उनकी भी एक व्यक्तिगत आईडी दी हुई है, व्यक्तिगत पहचान दी गई है। और जो जो आवश्यकताएं हैं वो उसको उसमें जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं या कोई भी चीज़ पहले से देनी पड़ती है वो सारे के सारे जब पूरे हो जाते हैं और सत्यापन प्रक्रिया और वो सब के बारे में करने के बाद में फिर ये दोनों आईडी और इशू कर दी जाती हैं। इस तरह से जनाधार जो है बेसिकली लाभ देने के लिए, जो भी वंचित वर्ग है उसको लाभ दिलाने के लिए और बार बार के आवेदन से बचने के लिए एक ऐसी पूरी के पूरा तंत्र का नाम ही जनाधार योजना है बेसिकली। तो कहना मतलब एक आप कैस का एक सीधे एक लाइन में अगर कहना चाहूँ मतलब एक तो पूरे परिवार की एक पहचान है जी और जो थे बताया कि जहाँ बहुत सारा दस्तावेज जठे इंसान ने रखना पड़ता भी अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कठे भी आवेदन आपा कुछ कर रहे हैं, हाँ कोई योजना को लाभ लेने के लिए आपा योजना को लाभ उठा रहे हैं, बी के लिए अगर कुछ आवेदन कर रहे हैं तो बी के लिए अपन बहुत सारा दस्तावेज रखना पड़ता तो बी से आपा ने एक मुक्ति अठे आपा ने मिलेगी और एक ही कार्ड से ही जो अपनी जन आधार है इसे ही सारो काम आपा सारो डेटा है जो आपा ने इसे मिल सकेगो। बार बार पहचान भी नहीं बतानी पड़ रही है पात्र लोगों को। लेकिन एक चीज और आवे आप यहाँ देखा कि पहला आधार कार्ड हो आपनो बी में भी यही कुछ संख्या होती ही, एक पहचान अपनी ही, तो आधार के होता हुआ अपना जन आधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये बहुत ज़्यादा शंकाएं रहती हैं इस मामले में कि आधार है तो फिर जन आधार क्यों? ये इसको समझने की आवश्यकता है। आधार में हम केवल 7 डेटा लेते हैं, 7 जिनमें से केवल 4 ही ऐसी चीज़ें हैं जो सूचना है, बाकी आपकी बॉडी से जुड़ी हुई 3 बायोमेट्रिक जिनको कहते हैं वो है। एक तो फेस है आपका जो कि फ़ोटो के रूप में आता है, उंगलियों की छाप है और जो आँखों के पुतलियों की जो है आइरिस का स्कैनिंग है। ये 3 चीज़ें तो हो गई बायोमेट्रिक और बाकी आपका नाम, आपका लिंग और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डेटा हो गए आपके जो डेमोग्राफी या आप जनसांख्यिकी डेटा कहेंगे। और चौथा जो है उसमें वो एड्रेस है। एड्रेस चूँकि आप चेंज कर सकते हो कितनी बार भी, इसलिए ये सारी चीज़ें मिला करके एक आईडी बनती है, व्यक्तिगत आईडी। तो ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आधार केवल व्यक्ति की पहचान है, जबकि जनाधार जो है वो सारे व्यक्ति जो हैं परिवार में उनकी भी पहचान है और साथ में पूरे परिवार की भी पहचान। तो एक तो ये फ़र्क है मेजर तो कि भाई जनाधार आईडी जो है परिवार आईडी है और आधार व्यक्तिगत आईडी है। तो व्यक्तिगत की जो भी पहचान हमें ज़रूरत पड़ेगी व्यक्ति को पहचानने के लिए कि भाई फला रमेश जो है रमेश ही है, उसके लिए हम भी आधार का प्रयोग करते हैं। जनाधार में भी उसका प्रयोग है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जनाधार में एक चीज़ और समझने वाली है कि जनाधार केवल आईडी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा डेटाबेस है आपके परिवार का पूरे डेटा, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस अगर कहेंगे, आर्थिक और सामाजिक डेटा है ये परिवार का, जिसमें इनकम यानी आय और उसके साथ में सामाजिक श्रेणियाँ,
ये सब चीज़ें परिवार के बारे में लिखी जाती हैं और एक जगह सहेजी जाती हैं, जो अगर कोई विभाग, जैसे मैंने पहले कहा, उससे संबंधित कोई पात्र व्यक्ति ढूंढ रहा है और उनको देना चाह रहा है लाभ, तो वो हमारे पास उपलब्ध है। जबकि आधार पात्रता के बारे में बिल्कुल चुप है, वो केवल पहचान बताता है कि ये आदमी यही आदमी है, लेकिन उस तक पहुंच तो सकते हो आप, लेकिन वो लाभ लेने लायक है कि नहीं है, ये आपको जनाधार बताएगा, क्योंकि उसकी परिवार की स्थिति जो है सारी की सारी, यहाँ तक कि भू श्रेणी, कितनी भूमि है उनके पास में, ये सारा डेटा जो है वो जनाधार में सहेजा गया है। जनाधार में मैंने जैसे कहा, आधार में केवल 7 टाइप के डेटा लिए जा रहे हैं, जबकि जनाधार में हम 41 टाइप के डेटा लेते हैं। 41 तरह के, बहुत तो सारा ये डेटा फर्क है। है, ये फर्क है, पूरा का पूरा एक मैप है वो पूरी की पूरी अपनी परिवार का। जी, तो मतलब काफी सभी सारी सदस्यों जानकारी परिवार के भी के अंदर शामिल करी गई है, जो पूरे आधार के अंदर कोनी है, जब आप जन आधार में आवेगा। अगर नामांकन की पात्रता की बात करा, तो जन आधार नामांकन कौन करवा सके, कौन कौन पात्री में होगा? हाँ जनाधार बेसिकली राजस्थान के लिए है योजना। तो राजस्थान का जो भी निवासी है वो जनाधार में नामांकन करवाने के लिए पात्र है। इसमें निवासी शब्द मैंने यूज किया है, ना कि नागरिक, तो इसको समझने की भी जरूरत है कि जो भी निवासी हमने जो सेंसस है, जनगणना वाला जो डेटा है, और उसमें जो परिभाषा है निवासी की, वही हमने ली हुई है कि जो लोग यहाँ 6 महीने से ज़्यादा से रह रहे हैं वो सभी निवासी हैं। अब इसको पात्रता इसका वो संबंध नहीं है कुछ भी, क्योंकि जनाधार केवल पात्रता निर्धारित नहीं करता है, बल्कि 2 काम और भी करता है। 3 काम मैं बताऊंगा कि जनाधार एक तो POA है, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस है, पते का दस्तावेज है। एक प्रूफ ऑफ ID है, यानी कि पहचान है, खुद की स्वयं की व्यक्तिगत पहचान है। और तीसरी चीज है रिश्ते की पहचान है, POR है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, यानी कि जो भी परिवार में सदस्य हैं उनका मुखिया के साथ में क्या रिश्ता है। मुखिया के साथ आपस में जो है वो तो आप ड्रॉ कर सकते हो बाद में, मुखिया के साथ, पर हम मुखिया को पहले एनरोल करते हैं, उसके बाद में परिवार के सदस्य जुड़ते हैं। परिवार के सदस्यों का उस मुखिया के साथ में क्या रिश्ता है वो उसके साथ में जोड़ा जाता है। ये 3 चीज तो आप कोई भी काम में ले सकता है, इसमें पात्रता का ही शब्द नहीं आ रहा है। पहचान करा लो अपनी, एड्रेस के लिए दे दो इसी को, और ये दोनों चीजें जो है हमने अप्रूव कराई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो ये तो एक ये चीज़ होगी, ये तो सबके लिए हो गया। और दूसरा जो अपनी बात आती है वो आती है रेजिडेंट ही करा सकता है, यानी निवासी जो यहाँ रहना चाहिए उसको। बाहर के स्टेट वाला अगर बाहर ही रह रहा है तो वो जनाधार के लिए पात्र नहीं है। मतलब आपको राजस्थान को निवासी होना चाहिए, 6 महीना से 8 रह रहे हो तो वो भी के लिए पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नामांकन की प्रक्रिया के बारे में आप जानकारी लेवांगा, और साथ ही कौन कौन सा दस्तावेज आपने चाहिएगा इन्हें बनवाने के लिए? बिल्कुल। तो नामांकन जनाधार के लिए 2 तरह से करवाया जा सकता है। एक तो आप स्वयं कर सकते हैं, एक SSO ID बनती है, सिंगल साइन ऑन ID बनती है, उसको आप sso.rajasthan.gov.in पे उस पे जाने के बाद में आप उसको की इन करेंगे तो वहाँ पर जनाधार को आप क्लिक करेंगे। दूसरा, हमारी खुद की भी janaadhar.rajasthan.gov.in की हमारी खुद की वेबसाइट है, वहाँ पर भी जनाधार नामांकन कैसे करें वहाँ क्लिक करेंगे तो भी आप सीधे ही वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, और वहाँ पर जा करके आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसको भर लेंगे, और भर के आप जो भी दस्तावेज वहाँ पे आपको पात्रता के पॉइंट ऑफ से चाहिएंगे वो आप उसमें डाल के खुद भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ई-मित्र के यहाँ पर जाकर आप करा सकते हैं। ई-मित्र कियोस्क ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 80,000 से ज़्यादा पूरे स्टेट में फैले हुए हैं, सभी गली गली में। आप लोग किसी भी ई-मित्र से जाकर के जनाधार में ये करा सकते हैं। रही बात दस्तावेजों की, तो मैं केवल ज़रूरी दस्तावेज जो हैं वो बताऊंगा। तो एक तो हमें सबसे पहले हम नामांकन करते हैं, जब शुरुआत होती है नामांकन की तो पहले सबसे हम मुखिया का नामांकन करते हैं। तो परिवार की मुखिया, जैसे मैंने कहा कि महिला को बनाया गया है, महिला होनी चाहिए 18 साल से ज़्यादा की। 18 से साल से बड़ी जो भी महिलाएं हैं वो उसकी परिवार के मुखिया बन सकती हैं। और मान लो कई बार ऐसा होता है कि 18 साल से प्लस की कोई महिला नहीं है परिवार में, तो 21 साल से प्लस का पुरुष भी मुखिया बन सकता है अगर कोई महिला नहीं है तो 18 साल तक की। और अगर दोनों ही नहीं है, कुछ परिवार ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें ना तो 18 साल की महिला अवेलेबल है, उपलब्ध है, और ना ही पुरुष उपलब्ध है 21 साल से प्लस का। तो सबसे बड़ा जो सदस्य हो 16 साल का, 17 साल का, तो वो बच्चा भी उसका मुखिया बन सकता है। और इवन एक विकल्प और भी है कि जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं 12-13 साल वाले, उनको किसी संरक्षक की अध्यक्षता में मुखिया किसी संरक्षक को बना दिया जाता है जब तक कि वो पूरे 18 साल की
बच्ची उपलब्ध नहीं हो जाती है या 18 साल 21 साल का पुरुष उपलब्ध नहीं होता, तब तक वो संरक्षक के देख रेख में उनका कार्ड भी इशू किया जा सकता है। तो इस सब से रिलेटेड हमको 2-3 दस्तावेज चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मुखिया का जैसे हम करते हैं नामांकन शुरू करते हैं तो उसमें एक तो बैंक अकाउंट हमने बैंक खाता हमने उसके लिए ये किया हुआ अनिवार्य किया हुआ है, और दूसरा आधार पहचान के लिए, और बैंक अकाउंट उसके यदि कोई लाभ उसको दिया जाता है भविष्य में तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट हम अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा। खुद का होना चाहिए महिला का। ये वित्तीय समावेशन का एक ये है साधन है कि भाई मुख्य धारा में लाया जाता है महिलाओं को उनका बैंक अकाउंट खुला करके। तो इस सोच के तहत इसको रखा गया है कि उनका खुद का बैंक अकाउंट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पते का कोई भी प्रूफ दे दें, बिजली पानी का बिल। इन 3 चीज़ों के आधार पे ही हो जाता है। अभी जो नया तरीका हमने नामांकन का कराया हुआ है वो आधार के थ्रू कराया गया है। मुखिया का केवल आधार आपको डालना है। अच्छा। वहीं से वो 3 डेटा जो है 3-4 डेटा जो वहाँ से आधार से खुद ही हम खींच लेते हैं, फोटो भी वहीं से आ जाता है। अच्छा। तो ये तो पहले से फील्ड भर जाते हैं। बाकी चीज़ें आपको जैसे आय है, आपका पते में कोई चेंज करना है, और बाकी भूमि का प्रकार, ये सब चीज़ें, आपका प्रोफेशन, व्यवसाय क्या करते हैं, ये सब चीज़ें आप खुद भर सकते हैं। तो केवल इन 2-3 दस्तावेज के आधार पे और आप नामांकन प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे ही मुखिया का होता है वैसे ही हम ऐड मेंबर उसमें आता है नीचे, सदस्य जोड़ें। हाँ। और उसमें क्लिक करें, नया सदस्य जोड़ दें। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड जोड़ दें, पति अपना आप वहाँ लिख देंगे आप। और उनके भी कम से कम एक आधार तो उनका भी चाहिए ही चाहिए, ये नेसेसरी है। ऑल्दो अभी यद्यपि हमने ये करा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आधार अगर आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहचान के लिए पर्याप्त हमें दस्तावेज सही समय पर मिल जाएगा, क्योंकि जैसा ये सुविधाएं देने के लिए है जनाधार, इसलिए अगर पहले से आपकी तैयारी पूरी होगी, उसमें दस्तावेज और आपकी पहचान के आधार समेत सारी पहचान पक्की होगी, तो आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी विभाग आपको मना नहीं कर पाएगा जनाधार में अगर सब कुछ आपका पुख्ता है तो। जी बिल्कुल। तो आप जहाँ दस्तावेज बताया तो ए दस्तावेज ए लागेगा और आपनो नामांकन होगो, तो अब दस्तावेज आप देंगे भी को सत्यापन भी होगो, और कोई जानकारी अगर अपन अपडेट करनी है बाद में जहाँ अपन ध्यान आई या कुछ बदलाव भी में करना है तो बी की कई प्रक्रिया रहेगी और सत्यापन की कई प्रक्रिया रहेगी? हाँ बिल्कुल, तो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा आपने जैसे पहले से बना हुआ है आपका जनाधार और सभी सदस्य भी आपके जुड़े हुए हैं। तो जब उसमें चेंज करने वाली बात आती है, परिवर्तन की बात आ रही है, तो 2 तरह से होता है। एक तो आप कर सकते हैं कोई मेंबर ही जोड़ रहे हैं, नया बच्चा पैदा हुआ है उसको जोड़ रहे हैं। एक दूसरा क्या है, आपका पहले से जो सदस्य हैं उनके किसी डेटा में आपको कुछ बदलाव करना है, चाहे वो शिक्षा में बदलाव करना हो या आय आपको परिवर्तित करनी हो या कोई भी इसी तरह का कोई भी चेंज आपके जनाधार में करना हो, तो वो भी लगभग वही दोनों उसी तरह के तरीके हैं। एक तो खुद कर सकते हैं SSYD के थ्रू, एक ई मित्र के माध्यम से भी जो भी आप बदलाव कर रहे हैं उससे संबंधित केवल दस्तावेज आपको चाहिए, जिनमें कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो केवल नंबर डालने मात्र से ही अपना आप ही आ जाते हैं। जैसे मैंने आप मान लो आपको कास्ट प्रूव करनी है या डोमिसाइल प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो वो भी ई मित्र वाले पोर्टल से अपना आप ही आ जाता है। जहाँ से इशू होता है वही डिपार्टमेंट उसको शेयर कर लेता है, तो आपको वो भी खुद लाने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ दस्तावेज तो खुद लाने की आवश्यकता नहीं है, अपना आप ही सिस्टम खींच लेता है, तो केवल नंबर डालना रहता है। जिनमें जनाधार और आधार पहले से दिया हुआ है वो आराम से पहले से ही बैक एंड पे अपना आप ही आ जाते हैं। या फिर जो आपको नई चीज़ डालनी है, जैसे मुझे एड्रेस ही चेंज करना है तो फिर एड्रेस से रिलेटेड नया आपको कोई ना कोई दस्तावेज देना होगा। तो आप मतलब खुद भी ये बदलाव कर सकते हैं अपनी आईडी से और या ई मित्र के द्वारा भी आप करवा सकते। तो जनाधार बनवाने को आपने कोई शुल्क भी भाई बहनों ने देना पड़ेगा या फ्री है की तरीके से? तो ये अगर आपको नया नामांकन है, आपका नया नामांकन है, नया परिवार पहली बार बनवा रहा है, तो आपको कुछ नहीं देना है। अच्छा। उसका खर्चा सरकार बियर करती है, सरकार खुद उठाती है। ई मित्र के माध्यम से बनवा रहे हैं तो सरकार ई मित्र को खुद देती है, आपको कुछ भी नहीं देना है, वो शून्य है उसका नए नामांकन के लिए। इसी तरह से SSYD पे तो वैसे भी कुछ भी कोई शुल्क नहीं है, आप नया कराएंगे तो भी। दूसरा जो तरीका है शुल्क वाला, वो है अगर आप मेंबर ऐड करेंगे तो भी कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर आप नया सदस्य जोड़ेंगे तो भी नहीं है, वो कभी भी जोड़ो आप नया सदस्य, तभी भी कोई शुल्क नहीं है। लेकिन बाकी जो अद्यतन करने पड़ते हैं, अपडेशंस वगैरह हैं, उनमें हमने निःशुल्क शुल्क जारी कर रखा है। अगर ई मित्र के माध्यम से करते हैं तो 50 रुपये उसके हैं, और अगर स्वयं करते हैं तो कुछ भी नहीं है। SSYD के माध्यम से खुद कर रहे हैं तो फिर 0 शुल्क है अभी तो। जी,
अब कई लोग जो कोई सरकारी कोई योजना भी कोई लाभ ले रहे हैं, या जो कोई राशन की बात है, पेंशन की, या कोई स्वास्थ्य बीमा की अगर आप बात करें, कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो इसी योजनाओं में मतलब आधार की, जन आधार की कई भूमिका रहे है। हाँ, ये जैसा मैंने कहा कि भाई जन आधार जो अधिनियम है जी 2020, उसमें ये प्रावधान है कि भाई कोई भी विभाग लाभार्थियों का खुद का डेटाबेस तैयार नहीं करेगा, ना तो सर्वे करके, ना ही इकट्ठा करेगा, कोई भी कहीं से भी इकट्ठा करके अपने पास डेटा नहीं रखेगा लाभार्थियों का। ये अधिनियम में प्रावधान है, इसका पालन सभी विभागों को करना रहता है। अगर कोई स्कॉलरशिप शुरू कर रहा है, कोई पेंशन देना चाह रहा है, कुछ भी देना चाह रहा है, तो लाभार्थियों का डेटा केवल और केवल जनाधार से लिया जाएगा। इसका तरीका है सॉफ्टवेयर, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर से जुड़ जाता है, इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं या एकीकरण जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से, और हमारे डेटा से लाभार्थियों का डेटा वो डिपार्टमेंट ले करके और आराम से उसको जो जो उनके पात्रता उन्होंने निर्णय लिया है उस पे वो लाभ अपने आप ही दे सकते हैं। और उनके अगर कैश लाभ है, नगद लाभ है, तो खातों में चला जाता है सीधा सीधा, और यदि नॉन कैश है, जैसे कि खाद्यान्न है जो खाद्य विभाग देता है, राशन वगैरह, तो वो, या फिर स्कूटी समझ लें आप, नॉन कैश की अगर बात करें, गैर नगद लाभों की, तो वो भी सारा का सारा डेटा उसमें से हमारे जनाधार में से लेकर के उनको लाभ तुरंत शुरू किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी लोग लाभार्थी बनने के इच्छुक हैं या पात्र हैं किसी चीज़ के लिए, किसी भी लाभ को लेने के लिए विभिन्न विभागों की तरफ से, वो अपना जनाधार में डेटा एकदम अपडेट रखें, अद्यतन रखें, और नामांकन तो करावें ही करावें। जी, एक आप वो भी जानना चाहूँगा कि परिवार में जब कोई नयो बच्चों जन्म लेवे है, तो जन आधार में जुड़वाने के लिए कोई टाइम पीरियड निर्धारित करे है कि भाई बच्चों इतना साल को के एक अंदर ही भी न करवाना है, और कौन सा दस्तावेज भी के लिए चाहिए वो भी? हाँ, तो ये एज सच अवधि तो कोई निर्णीत नहीं है, लेकिन जैसे ही पहचान पोर्टल एक है, आपको पता हो तो, इसमें अपने राजस्थान सरकार का पहचान पोर्टल में क्या होता है, एक तो जन्म, मृत्यु और विवाह, ये तीनों पंजीयन उस पर होते हैं, उसको जनाधार से जोड़ा हुआ है। अच्छा, तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ से इशू होता है, जारी होता है, वैसे के वैसे ही हमारे जनाधार डेटाबेस से भी उस आदमी का नाम हट जाता है मृत्यु होते ही। इसी तरह से जन्म प्रमाण पत्र का है, जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र पहचान से होता है जारी, वैसे के वैसे ही हमारे यहाँ भी वो ऐड होता है। अब जुड़ने के लिए थोड़ा सा उसमें गैप इस वजह से संभव है, क्योंकि बच्चे का अपन जन्म होता है तो नाम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कहते हैं बेबी ऑफ ममता या मुन्ना, चिन्नू, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं शुरू में। ऑल दो वो ऐसा नहीं है, यद्यपि वो अगर उसका आधार भी इशू है तो आधार में भी नाम चेंज करना अलाउड है 5 साल से नीचे का, और अगर जनाधार में भी करना चाहें तो उसमें भी अलाउड है, उसमें भी आधार वाला नाम उसमें आ सकता है बच्चे की केवाईसी। अदरवाइज बच्चे का केवल हम जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से भी हम बिना आधार के भी नाम जनाधार में ऐड कर लेते हैं। अवधि कोई डिसाइडेड नहीं, जब परिवार चाहे उसमें जुड़वा सकता है, ये मुफ्त है, जैसे मैंने कहा मेंबर जोड़ना। बिल्कुल। एक वो भी जानना चाहूँगा कि जन आधार में एक ई-केवाईसी हुआ है, तो वह कई चीज़ है? हाँ, ई-केवाईसी देखो, ये डेटा का मिलान हो गया। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि ये आधार का और हमारा एक इंटीग्रेशन है, मिलान है। आधार में जो डेटा है वही डेटा हमारे यहाँ रहे, किसी भी आदमी का व्यक्तिगत। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि आधार व्यक्तिगत पहचान की सबसे अच्छा डेटा है, क्योंकि उसके साथ में मनुष्य की बॉडी जुड़ी हुई है, शरीर जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी आँखों का, उंगलियाँ, ये सब आया हुआ है, फोटो भी हुआ है। तो अगर मैंने कोई डेटाबेस उसी तरह का उसी पहचान के लिए तैयार किया है, तो क्यों ना दोनों एक जैसे ही रहें, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एकीकरण इस तरह का होना चाहिए। तो आप समझिए कि ऐसा नहीं हो कि जनाधार में कोई कुछ और जानकारी डाल दे अपनी, और आधार में कुछ और डाल दे, तो फिर पहचानेंगे कैसे? हो तो 2 आदमी हो गए। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आधार में मैंने सीता और राम अलग अलग लिख दिया, और जनाधार में मैंने सीताराम एक साथ लिख दिया। हाँ। तो वो सीताराम जो अलग अलग है वो अलग आदमी हो गया, और यहाँ जो सीताराम है वो अलग आदमी हो गया। तो इनका एकीकरण बहुत जरूरी है, एक जैसा वैलिडेशन होना चाहिए, मतलब मास्टर डेटा इस तरह का बने कि सब जहाँ भी जिस भी जगह पे जाए उसकी पहचान सेम होनी चाहिए। इसी को एकीकरण को ई-केवाईसी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आधार डाल के, हमारे जनाधार में डाल के हम आधार से जनाधार में वो उस व्यक्ति का डेटा खींच लेते हैं, ताकि जो यहाँ आदमी है वो वहाँ भी वही आदमी है। जितनी बार वो अंगूठा लगावे तो जनाधार में भी एग्जैक्टली वैसा का वैसा पता चला है, उसका अधिप्रमाणन हो जाए।
तो अधिप्रमाणन का यानी कि ऑथेंटिकेशन का एक तरीका है, वेरीफाई सत्यापन का एक तरीका है ये तो E-KYC। ई-KYC मतलब खाली मुखिया की होगी या सारे सदस्यों की होगी? अब जैसे मैंने कहा कि कोशिश तो सभी की होनी चाहिए, अदरवाइज हमने आप अगर अनिवार्य की कहें तो 2 लोगों का कम से कम किया हुआ है, मुखिया की तो हो ही हो, क्योंकि मुखिया की तो पहचान जरूरी है। एक हमने कोई भी मेल मेंबर या कोई भी दूसरा मेंबर हो तो अच्छा रहता है, और अगर सारे ही करा लें, सभी लोग करा लें, सभी मेंबर करा लें तो अच्छा है, क्योंकि लाभ जब देने की बारी आती है, विशेषतः मैं मेडिकल वाले केसेस में आपको बताना चाहूँगा कि कई बार उनकी ना तो उनकी कोई पहचान हो रही है, हमारे जनाधार में नाम है लेकिन उसकी पहचान नहीं, क्योंकि 10 साल से उसका यूज ही नहीं हुआ, लेकिन अचानक कोई ज़रूरत पड़ेगी, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आप आरोग्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है, आयुष्मान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अचानक आपको जनाधार से उसका लाभ लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो वो आदमी पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ वो अपडेटेड नहीं है। इस वजह से सभी का करवा के रखना ठीक रहता है E-KYC। बिल्कुल। तो जन आधार ई कार्ड ने आप प्राप्त क्या कर सका कई तरीकों के लिए? हाँ, जनाधार देखो, एक तो हमारा janaadhar.rajasthan.gov.in हमारी खुद की जो वेबसाइट है, उससे आप E-कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है, कुछ नहीं है इसमें। और एक हमारा जनाधार ऐप भी है, जिसको आप गूगल प्ले से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप कितनी बार ही आप E-कार्ड आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ई-मित्र के माध्यम से तो कर ही सकते हैं कभी भी, बिल्कुल हमारे यहाँ निःशुल्क है अगर आप वेबसाइट्स वगैरह से लेंगे, और पॉसिबली अगर प्रिंट लेंगे आप ई-मित्र के माध्यम से तो वो 10 रुपये का ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड जो भी उसकी रेट होगी वो ले सकता है। जहाँ कई बार यहाँ अगर परिवार में मुखिया जहाँ एक महिला है, भी के बाद अगर जहाँ बच्चा की शादी हो जाए, जहाँ बेटा की शादी होगी तो बहू भी आ गई, तो इस समय कहीं अलग बाको कार्ड बनवाना जरूरी है या भी के साथ ही चलते रहोगे कई तरीकों विभाजन को? हाँ, 2 तरह से है। एक तो आपने शब्द यूज किया विभाजन, एक तो परिवार विभाजन है, एक दूसरा जो तरीका है वो है ट्रांसफ़र, ठीक है, स्थानांतरण होगा। तो एक परिवार से बच्ची दूसरे परिवार में आराम से स्थानांतरण का, उसमें एक ट्रांसफ़र मेंबर ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है, आराम से उसमें जाकर के विकल्प चूज करें, वहाँ से वहाँ चला जाएगा। मैंने जैसे कहा कि 2 चीज़ें हम देते हैं, एक परिवार की आईडी देते हैं, एक इंडिविजुअल आईडी भी देते हैं, मतलब व्यक्तिगत आईडी भी है। तो व्यक्तिगत आईडी दूसरे परिवार में जाने के बावजूद बदलती नहीं है, उसी के साथ में उसका आधार जुड़ा रहता है। तो आराम से आधार डालते ही आप यहाँ से वहाँ KYC कर लें उस वाले परिवार में, तो वहाँ जाकर के आराम से जुड़ जाता है डेटा। ये खुद भी कर सकते हैं और इसके ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है विभाजन वाली है, मान लो जोड़ लिया अपन ने, जोड़ लिया तो अब अचानक हमको लगा कि भाई ये परिवार 2 क्रिएट होने चाहिए, ठीक है, बेटा और बहू दोनों अलग होना चाह रहे हैं, दूसरा परिवार अपना खड़ा करना चाह रहे हैं, तो आराम से उसमें स्प्लिट यानी परिवार विभाजन का एक ऑप्शन है, विकल्प है, उसमें जाकर के वहाँ से वहाँ पर आराम से दूसरा बन जाता है। ओरिजिनल आईडी जो है उनके साथ रह जाती है, और जो नया परिवार बनता है उसको नई परिवार की आईडी मिल जाती है। और चलता आप अपने दर्शक भाई बहनों का ही संदेश देना चाहोगे? जी मैडम, वैसे तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कई बार इमरजेंसी जो होती है हमारा, उसका पता नहीं चलता है परिवार में क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कब हमें सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है। सरकार की सहायता की जैसे ही राजस्थान में तो आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको जनाधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सारी सेवाएं जनाधार से जुड़ी हुई हैं। तो आप जनाधार कार्ड में या जनाधार की सूचनाओं में हमेशा अपडेशन रखें, अपना अद्यतन रखें, अपनी E-KYC वगैरह, आधार वगैरह सब कुछ देख लें, सारी चीज़ें जुड़ी होंगी तो आपको मुफ्त इलाज में कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई छात्रवृत्ति आपकी नहीं अटकेगी, कभी पेंशन आपकी नहीं अटकेगी, या इसी तरह के जो भी लाभ विभिन्न विभागों द्वारा दिए जा रहे हैं वो कभी आपके अटकेंगे नहीं। तो उसमें सूचना आप जरूर से जरूर अपनी अपडेशन रखें, ये हमारी आपसे निवेदन रहेगा हमेशा। बिल्कुल। अब चैनलों का टाइम हो रहा है, तो सीताराम जी आप आया, इतनी अच्छी जानकारी दी भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर मिलांगा दर्शक भाई बहनों एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम सा, नमस्कार। किसान साथियों, कम लागत में ज़्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो DAP से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से बीजोपचार करें।
मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।